तो वेरी वार्म वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बून ऑफ डीबीएमएस। और इस डीबीएमएस की सीरीज के अंदर इस सेकंड एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। भाई लोग, अब ये जो रिलेशनल डेटा मॉडल है ना, ये बहुत शानदार है बिकॉज यहाँ पर अब हम पूरी टेबल्स की बात करेंगे। हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से जॉइंट्स का यूज होता है इनके अंदर। हम ये भी चीज़ देखेंगे कि इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स कैसे मैनेज होते हैं। हम एट द एंड ये भी चीज़ देखने वाले हैं कि जो डेटा है एक्चुअली में कैसे इन टेबल्स के फॉर्म में चलता है और कैसे यहाँ पर क्वांटिफायर्स का और लॉस का यूज होता है। सब चीज़ें देखने वाले हैं। इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसका क्या सीन है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर। तो चलते हैं और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर जंप करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये चीज़। सो आई वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ बून ऑफ डीबीएमएस। और मैं हमेशा की तरह से वापस गायब ही हूँ, तो एक बार आ जाता हूँ। तो मैं वापस आ चुका हूँ आपके सामने। तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ, तो समझ सकते हो जिससे आपको पीछे का विजिबल हो सके आराम से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। तो बिना किसी टाइम को खोटी करें, चलो मैं वापस जाता हूँ। बस आपको शक्ल दिखाने आया था 2 मिनट के लिए। 4 3 2 1 गो। तो मैं जा चुका हूँ अंदर और यहाँ देखो आपको आराम से अब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो रिलेशनल मॉडल जो होता है, ठीक है, इसमें क्या है, हम टेबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोज और कॉलम्स के साथ, जिसमें हर एक रो को अपन टपल बोलते हैं, हर एक रो को टपल बोलते हैं और हर कॉलम को अपन नेम और एक एट्रीब्यूट की तरह देखते हैं। ठीक है, कॉलम का जो भी नाम होता है उसको हम एज एन एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन द रिलेशनल मॉडल इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें जो रोज है उसको अपन टपल बोलते हैं और जो कॉलम है, ठीक है, मतलब हर टेबल का जो एक कॉलम है उसको अपन नेम और एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट करते हैं। अब जो तुम्हारा रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट है, अगर मैं बात करता हूँ उसके अंदर डोमेन के बारे में, ठीक है, तो डोमेन में क्या होता है, इट कंटेन सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक, मतलब वो सारी एटॉमिक वैल्यूज जो एक एट्रीब्यूट ले सके वो उसका डोमेन है। ठीक है, कि भाई ये इसके अंदर ही वो कोई ना कोई वैल्यू लेगा, यानी इट कंटेन्स द सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। समझ में आ गया, वो डोमेन है। अगर मैं बात करूं तुम्हारी एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट मतलब क्या हो सकता है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ अ कॉलम इन अ पर्टिकुलर टेबल। भाई जो कॉलम का नाम होता है ना, वो एक ऐसे एट्रीब्यूट की तरह होता है। ठीक है, अगर हम आगे चलेंगे ना तो हम आपको कुछ ऐसी टेबल्स भी दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अगर नीचे आएंगे अपन, तो यहाँ पर जैसे एक टेबल है, तो ये जो आपको EMP कोड देख रहा है, एम्प्लॉय कोड दिख रहा है, एम्प्लॉय नेम दिख रहा है, ये एक एट्रीब्यूट है। समझ गए, थोड़ा नीचे जाना पड़ा बट समझा दिया। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ये चीज़ होती है। डोमेन मतलब जिसमें सारी एक सेट हो किसका, एटॉमिक वैल्यूज का, जो एक एट्रीब्यूट का हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने इंटीजर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, तो अब उसके अंदर जितनी भी इंटीजर्स होंगे वो एक डोमेन हो गया। ठीक है, इसमें इंटीजर ही आएंगे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती, वो एक डोमेन हो गया। ठीक है, कि अगर किसी टेबल में यार अगर एज लिखनी है तो वो एक इंटीजर ही होगा, उसमें आप अल्फाबेट नहीं लिख सकते। समझ में आ गया, वो एक डोमेन होता है। अगर मैं इसको और डिटेल में बात करें रिलेशनल स्कीमा की, तो इट कंटेन्स द नेम ऑफ अ रिलेशन एंड द नेम ऑफ ऑल कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। यानी रिलेशनल स्कीमा में क्या होता है, उस पर्टिकुलर रिलेशन का भी नाम होता है और जितनी भी कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स यूज हो रही है उस रिलेशन के अंदर वो भी होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे रिलेशनल मॉडल को के अंदर हम टेबल को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, जिसमें जो हमारी हर रो होती है उसको अपन टपल बोलते हैं और कॉलम्स का जो नाम होता है उसको एज एन एट्रीब्यूट ट्रीट किया जाता है। डोमेन मतलब वो पूरा सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यूज जो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हो सकती है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होती है, कॉलम का नाम, किसी भी टेबल के अंदर पर्टिकुलर कॉलम का नाम एट्रीब्यूट की तरह होता है। अगर मैं बात करूं रिलेशनल स्कीमा की, तो इट कंटेन्स द नेम ऑफ रिलेशन एंड नेम ऑफ ऑल कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। यानी इसके अंदर क्या होता है, जितने भी रिलेशन है उसका नाम और जितने भी कॉलम्स और उसके एट्रीब्यूट्स का नाम, वो सारा जिसके अंदर होता है, सारे रिलेशंस, सारे एट्रीब्यूट्स जिसके अंदर होते हैं, वो होता है रिलेशनल स्कीमा। अब होता है रिलेशनल की, तो इसका मतलब क्या होता है, ईच रो हैज़ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स। हर रो के अंदर एक और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो वो आपका रिलेशनल की है। तो रिलेशनल की क्या है, ईच रो हैज 1 और मोर देन 1 एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई अ रो इन द रिलेशन यूनिकली। यानी रिलेशनल की यानी हर एक टपल को, ठीक है, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला रिलेशन वो कहलाता है रिलेशनल की।
ठीक है, समझ में आ गया। यानी यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक पर्टिकुलर टपल को किसका काम है, रिलेशनल की का। रिलेशनल इंस्टेंस मतलब क्या होता है, इट इज द बेसिकली द सेट ऑफ टपल्स, फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स, इट डू नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स, तो वो रिलेशनल इंस्टेंस। तो क्या क्या चीज़ हो गई, रिलेशनल मॉडल जिसमें हम टेबल को रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, वे रो को अपन टपल बोलते हैं और कॉलम बेसिकली क्या होता है, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स जो टेबल के अंदर अपन कॉलम का नाम दे रहे हैं वो, ठीक है। फिर हमने क्या बात की, रिलेशनल स्कीमा जिसके अंदर रिलेशंस और तो और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब होते हैं। फिर हम बात करें डोमेन, तो इसमें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एटॉमिक वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। फिर रिलेशनल की यानी ऐसी चीज या ऐसे एट्रीब्यूट जो पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है, वो रिलेशनल की। फिर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब आप ये समझ सकते हो कि जिसके अंदर बेसिकली क्या हो, नेम ऑफ कॉलम इन अ पर्टिकुलर टेबल, एक कॉलम का जो भी नाम होता है वो एट्रीब्यूट होता है। और रिलेशनल इंस्टेंस यानी अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स जिसके अंदर डुप्लीकेट टपल्स नहीं हो सकती, ये होता है रिलेशनल मॉडल का कंसेप्ट बेसिक। तो अपन क्या कर रहे हैं, टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोज और कॉलम में, सिर्फ इतना समझ लो, और ये स्कीमा और इन चीज़ों को देख लेना बस। तो ये अपना होता है रिलेशनल मॉडल का कंसेप्ट। अगर हम आगे चलते हैं तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहला तो द नेम ऑफ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन। जो आप रिलेशन का नाम रखते हो वो बाकी सारे रिलेशन से अदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही रिलेशन हर जगह लगा रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो जो आप रिलेशन का नाम ले रहे हो वो अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए बाकी सारे रिलेशन से। पहला समझ के रिलेशन का प्रॉपर्टीज, तो जो भी आप नेम रख रहे हो बाकी सारे रिलेशन के नाम से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ईच रिलेशन, ठीक है, ईच रिलेशन, ठीक है, कैन कंटेन एग्जैक्टली वन एटॉमिक वैल्यू, यानी हर रिलेशन के अंदर क्या होगा, एक ना एक तुम्हारे एक एटॉमिक वैल्यू जरूर होगी। यानी ईच रिलेशन सेल के अंदर, जो रिलेशन सेल होता है उसके अंदर, ईच रिलेशन सेल के अंदर क्या होगा, कंटेन एग्जैक्टली वन एटॉमिक वैल्यू। हर रिलेशन सेल के अंदर केवल एक एटॉमिक वैल्यू जरूर होगी। ईच एट्रीब्यूट्स कंटेन अ डिस्टिंक्ट नेम, हर एट्रीब्यूट का नेम अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग एक ही कॉलम के नाम, एक जैसे एक ही कॉलम के नाम के दो कॉलम बना दिए, ऐसे आप नहीं कर सकते। यानी हर एट्रीब्यूट्स का क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि हर जो रिलेशन का नाम है वो भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए अदर रिलेशन से, और हर रिलेशन सेल के अंदर केवल एक एटॉमिक वैल्यू होगी। एट्रीब्यूट डोमेन हैज नो सिग्निफिकेंस, एट्रीब्यूट डोमेन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। टपल हैज नो डुप्लीकेट वैल्यू, टपल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और ऑर्डर ऑफ टपल कैन हैव डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है, टपल का जो ऑर्डर है उसमें डिफरेंट सीक्वेंस हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कवर करे, हमने देखा द नेम ऑफ रिलेशन शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन। फिर हमने देखा कि हर रिलेशन सेल के अंदर एग्जैक्टली वन एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। फिर हमने देखा ईच एट्रीब्यूट कंटेन डिस्टिंक्ट नेम, हर एट्रीब्यूट का कोई ना कोई डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए। फिर हमने देखा एट्रीब्यूट डोमेन हैज नो सिग्निफिकेंस, एट्रीब्यूट डोमेन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अब ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना हद तक सेम है। हर रिलेशन जो डिफाइन आप कर रहे हो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए बाकी रिलेशन से, ठीक है। फिर हर जो एट्रीब्यूट का नाम है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए बाकी अदर एट्रीब्यूट से, और हर रिलेशन सेल के अंदर केवल एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। टपल में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और ऑर्डर टपल का डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस में हो सकता है, और एट्रीब्यूट डोमेन की कोई सिग्निफिकेंस होती ही नहीं है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। समझ में आ गया मेरी बात। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट की, जिसमें हम किससे रिलेशनल मॉडल किस में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल्स, जो कि इसके अंदर रोज और कॉलम। रो क्या होता है, जिसको हम टपल के नाम से कहते जानते हैं, और जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली आप एज ये समझ सकते हो नेम और एट्रीब्यूट टेबल, मतलब कॉलम के अंदर कोई भी टेबल का जो कॉलम होता है ना, उसका जो नाम होता है वो एज अ एट्रीब्यूट की तरह गिना जाता है। फिर हमने देखा रिलेशनल स्कीमा, जिसमें नेम ऑफ रिलेशन होते हैं और नेम ऑफ ऑल कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल की क्या होती है, जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आ सके। डोमेन क्या होता है, इसमें सेट ऑफ ऑल एटॉमिक वैल्यूज हो, ठीक है, जो कि एक एट्रीब्यूट ले सकता है, और डोमेन हो गया एट्रीब्यूट, यानी जो बेसिकली आप ये समझ सकते हो एक पर्टिकुलर कॉलम का जो नाम है वो एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। रिलेशनल इंस्टेंस यानी सेट ऑफ फाइनाइट टपल्स जिसमें डुप्लीकेट टपल्स ना हो, और ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई दी। तो ये आपका यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है किसका, रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट का। अब हम अगर आगे चलते हैं, हम देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा को। सबसे पहले तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये क्या है, इट गिव्स द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। रिलेशनल अलजेब्रा वो क्या देता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है, ठीक है, किसी भी क्वेरी का रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज आपने कोई क्वेरी ट्रिगर करी कि भाई मेरे को ये डेटा उस टेबल में से फैच करके दे दो,
तो अब उसको फैच करने के लिए जो वो स्टेप्स को फॉलो करेगा, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेगा, वो रिलेशनल अलजेब्रा बताता है। तो ये क्या है, एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। इट यूजेज ऑपरेशंस टू परफॉर्म क्वेरी, ये ऑपरेशंस को यूज करता है क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। तो हम फटाफट से देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या चीज़ है। पहले तो हमने देख लिया प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देता है किसी भी क्वेरी के एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ हम ऑपरेशंस का यूज करते हैं क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम रिलेशनल ऑपरेशंस की बात करते हैं। पहला सेलेक्ट ऑपरेशन इज सेलेक्ट द टपल्स दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। ये सेलेक्ट करता है किस चीज़ को, टपल्स को, ठीक है भाई। किसी भी गिवन प्रेडिकेट के अंदर ये क्या करता है भाई, आपने सेलेक्ट करना है किसी भी टपल को, कोई भी आपने प्रेडिकेट यानी कंडीशन उसको दे दी, तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई कर रहा है उसको टपल को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया। सिग्मा पी आर मतलब क्या चीज़ है, वेयर पी इज द प्रपोजिशनल लॉजिक, जो कि एंड और नॉट कुछ भी हो सकता है, आर इसका रिलेशन, और सिग्मा क्या है, सेलेक्ट ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर टपल को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है किसी भी टेबल के अंदर। समझ में आ गया। फिर एक आता है आपका, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑपरेशन या सर्च करूँ ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो देखो, अगर मैं सेलेक्ट ऑपरेशन यहाँ लिखता हूँ और इसकी इमेजेस में हम जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सेलेक्ट ऑपरेटर वर्क करता है, तो आप यहाँ देख सकते हो एक पर्टिकुलर, अगर हमें एग्जाम्पल मिल जाए सेलेक्ट ऑपरेशन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर किसी टेबल में से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक आपको टेबल दी हुई है A B C D करके, और इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू सेलेक्ट करी जिसमें A की वैल्यू B के बराबर हो। तो देखो यहाँ आपने सेलेक्ट कर दिया A की वैल्यू जिसमें B के बराबर हो, ठीक है। और ये क्या है, एक्चुअली एंड है, और D की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो D की वैल्यू 5 से बड़ी इसमें कहाँ है, देखो यहाँ पर 7 में 7 और 7, D की वैल्यू 5 से बड़ी है, और ये तो केवल हम 3 वाले को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या क्या दी हुई है, सेलेक्ट करते समय 2 कंडीशन दी हुई है कि जो तुम्हारे जो सेलेक्ट ऑपरेटर के अंदर अपन ने 2 कंडीशन डिफाइन कर दी कि हमें वो रोज को सेलेक्ट कर दो जिसमें A की वैल्यू एक तो B के बराबर। तो देखो A की वैल्यू B के बराबर कब कब है, इस वाले केस में A की वैल्यू B के बराबर है, इस वैल्यू केस में, इस वाले केस में। तो अपने पास अभी 3 केस आए, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस। उसके अंदर भी कंडीशन दूसरी क्या है, अब देखो एंड है, यानी दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, D की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर D की वैल्यू 5 से बड़ी है, बिल्कुल ये आएगा, तो पहला वैल्यू ये हो गया। क्या इसमें D की वैल्यू 5 से बड़ी है, नहीं है ना, तो ये नहीं आएगा। क्या इसमें वैल्यू D की वैल्यू 5 से बड़ी, बिल्कुल 10 है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सेलेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करा। तो आई थिंक सेलेक्ट ऑपरेशन सीख गए होंगे। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट ऑपरेशन की, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, इट शोज यू द लिस्ट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। यानी ये क्या करते हैं, वो सारे लिस्ट एट्रीब्यूट्स की सारी लिस्ट को शो करते हैं जो कि हम सोचते हैं कि वो अपीयर होगी रिजल्ट के अंदर। इसको 5 से डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है 5 A1 A2 A3, और इस तरीके से इसको किया जाता है, वेयर A1 A2 A3 आर यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट और एज ए नेम ऑफ रिलेशन आर। समझ गए। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, एक पूरे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स देता है, ठीक है, जो कि क्या अपीयर होना चाहिए किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। जो हम सोचते हैं कि यार, जो हम विश करते हैं कि वो रिजल्ट के अंदर अपीयर होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन करता है। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक 5 से, ठीक है। तो 5 A1 A2 A3 वेयर A1 A2 A3 इज आर एट्रीब्यूट एंड आर इज द रिलेशन बेसिकली। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए हो। अब जो नेक्स्ट है वो है यूनियन ऑपरेशन। अगर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन का भी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो हम प्रोजेक्ट ऑपरेटर का भी एक एग्जाम्पल बढ़िया सा देख ही लेते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन की बात करें ना, तो ये देखो यहाँ पर बहुत प्यारा दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको नेम और हॉबी को पर्सन टेबल में से सेलेक्ट करना है, केवल नेम और हॉबी। तो पर्सन टेबल में से नेम, देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, प्रोजेक्ट नेम और हॉबी फ्रॉम पर्सन टेबल, ठीक है। तो नेम पहला क्या है भाई, नेम और हॉबी किस में से सेलेक्ट करनी है। अब इधर रिलेशन डिफाइन होता है, तो पर्सन एक रिलेशन है जिसके अंदर सारी एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने किस में से, पर्सन में से अपन को केवल नेम और हॉबी को सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट करके लिख दिया। तो यही काम होता है बेसिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट करना। समझ गए प्रोजेक्ट ऑपरेटर भी। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, यूनियन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास 2 टपल्स है आर और आस, तो जो यूनियन ऑपरेशन हो गया वो क्या करेगा, इट कंटेन्स ऑल द टपल्स डेट आर इन आइदर आर और एस और इन बोथ आर एंड एस। यानी यूनियन मतलब अब आपने आर के अंदर भी जो भी टपल है और एस के अंदर भी जो भी टपल है, दोनों को मर्ज आउट कर दिया, आर यूनियन एस कर दिया, यानी दोनों टेबल्स को आपने यूनियन कर दिया, वो यूनियन ऑपरेशन है, ठीक है। अब अगर मैं इसका भी आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहां पर हम लिखते हैं यूनियन ऑपरेटर एग्जाम्पल।
अगर मैं यूनियन ऑपरेटर एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इन DBMS लिखता हूँ आगे, बिकॉज कभी कभी ये चीज़ हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मेरे पास ये एक टेबल थी, मेरे पास ये एक टेबल थी, मैंने क्या किया, इन दोनों को यूनियन कर दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों को यूनियन करा तो देखो यहाँ पर ये सारी एज आ गई। अब यहाँ पर ये वाली एज भी है और ये वाली एज भी है, तो ये सारे जो भी रिकॉर्ड्स थे क्या हो गए, ये सारे रिकॉर्ड्स मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से यूनियन वर्क करता है। जैसे ये देखो, हमने क्या करा, इन टेबल्स का यूनियन करा तो ये टेबल आ गई। हमने क्या किया कि भाई अगर जो सेम एट्रीब्यूट्स होंगे उसको तो हम हटा देंगे, ठीक है, लेकिन जो एट्रीब्यूट डिफरेंट होंगे उनको हमको जोड़ के हम एक नई टेबल बना देंगे। अगर इसका प्रॉपर तरीके से अपन देखें तो देखो, ये इसको देखो, ये फोटो आपको बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर देगी हर चीज़ को। देखो मेरे पास टेबल 1 थी, मेरे पास टेबल 2 थी, ठीक है। अब मेरे पास जो टेबल 1 थी उसके अंदर कुछ कॉलम्स थे, कॉलम 1 और कॉलम 2, और यहाँ भी कॉलम 1 और कॉलम 2 है। यूनियन करने पे क्या होगा, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ दोनों मर्ज हो जाएगी, और जो सेम वैल्यूज़ होगी उसमें से केवल एक ही कोई सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। जैसे ABC है तो ABC आ गया, DE भी आ गया, और ये भी कॉलम इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये इस तरीके से यूनियन वर्क करता है, जिसमें क्या हो रहा है, यूनियन में क्या हो रहा है, वर्क कैसे कर रहा है ये, कि भाई जो सेम वैल्यूज़ है, अगर सपोज ABC और ABC यहाँ पर भी होता तो केवल एक बार ही ABC को कंसिडर किया जाता, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यूज़ एक बार ही उसको कंसिडर किया जाता। तो यूनियन बेसिकली क्या करता है, दोनों टेबल्स को जोड़ने का काम करता है, साथ लाने का काम करता है। तो अगर आपके पास दो टप्पल्स हैं R और S, तो यूनियन ऑपरेशन क्या करेगा, जो R की वैल्यू और S की वैल्यू है वो दोनों ही एक टेबल बना के उसमें डाल देगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू उस टेबल के अंदर होगी, R और S दोनों की, समझ गए। जैसे इसके अंदर देखो, टेबल 1 की भी सारी वैल्यूज़ है, टेबल 2 की भी सारी वैल्यूज़ है। इस तरीके से यूनियन ऑपरेटर तुम्हारा वर्क करता है। तो ये तो थे कुछ रिलेशनल ऑपरेशंस जिसकी हमने बात करी कि भाई ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है, क्वेरी को ऑब्टेन करने के लिए ये ऑपरेशंस को यूज़ करता है। सेलेक्ट ऑपरेशंस बेसिकली टपल्स को सेलेक्ट करता है जो कि कंडीशन को फॉलो करे। फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशन एक्चुअली में डेटा लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट को तुम्हें शो कर देता है जो भी आप उनसे मांगते हो। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, अगर R और S दो टपल है तो उन दोनों को मर्ज कर देगा, जिस हिसाब से R की जो भी सारी वैल्यूज़ होगी वो भी होगी और S की जो भी वैल्यू होगी वो सारी होगी, यानी दोनों की वैल्यूज़ उस टेबल के अंदर प्रॉपर्ली होगी। वो यूनियन ऑपरेशन होता है। और आई थिंक ये 3 ऑपरेशन आप समझ चुके होंगे, जो कि सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन और यूनियन ऑपरेशन। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन में आप ये समझ सकते हो गाइस कि अगर सपोज देयर आर 2 टपल्स, अगर R और S मेरे पास 2 टपल्स हैं, ठीक है, R और S मेरे पास 2 टपल्स हैं, तो इस ऑपरेशन में क्या होगा, केवल वो वैल्यूज आएगी जो कि दोनों टपल में कॉमन है, ठीक है। और इसको इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, R और S के बीच में इंटरसेक्शन इस तरीके से होगा। अगर इंटरसेक्शन टेबल का एग्जाम्पल देखना है तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो हम इंटरसेक्शन टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटरसेक्शन टेबल की बात करें तो जो सबसे प्यारा एग्जाम्पल मेरे सामने आता है और वो आता है कुछ इस तरीके से। देखो इसमें क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ हो रही है, ये नहीं है एक्चुअली में इंटरसेक्शन एग्जाम्पल, इंटरसेक्शन सेट इंटरसेक्शन सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो अपन करते हैं, ठीक है, इन DBMS एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पर हम टेबल्स के फॉर्म में देखते हैं। जैसे देखो ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ये कुछ देखो इस तरीके से खेल है। तो यहाँ हो क्या रहा है ढंग से देखो, मेरे पास R टेबल, मेरे पास S टेबल है। अब देखो जो मेरा इंटरसेक्शन है R इंटरसेक्शन S है, वो मेरे पास ये क्यों आया, क्योंकि देखो R के अंदर D है और S के अंदर भी D है, ठीक है। R के अंदर मेरा A है, S के अंदर भी A है, लेकिन ना तो इसमें B, E, F और E इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर देखो E भी है, ठीक है, लेकिन जो E की वैल्यू है वो डिफरेंट है। देखो E की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है, E की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ E की वैल्यू 5 है, बट A की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू भी यहाँ पर 3 है, यहाँ भी D की वैल्यू 3 है। यानी जब दोनों टेबल के अंदर से हम उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करते जो कि दोनों टेबल में कॉमन है, यानी वो एट्रीब्यूट जो R और S दोनों में कॉमन है, वो आंसर आता है निकल के इंटरसेक्शन का। यानी दोज टपल्स विच आर कॉमन इन बोथ द टेबल्स आर बेसिकली इंटरसेक्शन, ठीक है। ऑपरेशन इंटरसेक्शन का वहां अप्लाई होता है, यानी R और S टपल अपन ने 2 मान ही लिए ये,
ठीक है। तो दिस ऑपरेशन कंटेन्स ऑल द टपल्स डेट आर इन बोथ आर एंड एस, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दोनों टपल्स होगी, इसके अंदर बेसिकली वो सारी टपल्स होगी जो कि आर और एस दोनों में कॉमन है, यानी वो टपल्स यानी वो रोज जो आर और एस में कॉमन है वो आंसर होगी एज एन इंटरसेक्शन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस का। समझ गए। अब बात करते हैं सेट डिफरेंस की। तो सेट डिफरेंस बेसिकली क्या करता है, सपोज आर और एस मेरे पास अगेन दो टपल्स हैं, तो ये सोचना कि हम ले ही लेते हैं कि अगर आर और एस मेरे पास दो टपल हैं, तो यहाँ पर यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ देखो मेरे पास आर और एस दो टपल मेरे पास डिफाइंड है, तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, दिस ऑपरेशन कंटेन्स ऑल द टपल्स डेट आर इन एस डेट आर इन आर बट नॉट इन एस। यानी अगर मैं आर डिफरेंस एस की बात करूँ, यानी अगर मैं बात करूँ आर माइनस एस की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, इसके अंदर वो सारी टपल्स आएगी जो कि आर के अंदर तो है बट एस में नहीं है। जैसे आर के अंदर A1 है, ये A1 है, बट एस के अंदर भी A1 है तो वो नहीं आएगा। ठीक है। B इज इक्वल टू 2 है, इसके अंदर नहीं है तो B इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। D इज इक्वल टू 3 इसके अंदर है बट तो इसीलिए D इज इक्वल टू 3 नहीं आएगा। F इज इक्वल टू 4 इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पर वो आ जाएगा। E इज इक्वल टू 5 इधर नहीं है तो वो इधर आ जाएगा। यानी R माइनस एस मतलब क्या है, वो सारी वैल्यूज, वो सारी टपल्स जो कि R में तो है बट S में नहीं है, वो क्या आ जाएगी, R माइनस एस में। और S माइनस आर क्या होगा, वही वो सारी वैल्यूज जो S में है बट R में नहीं है। जैसे A इज इक्वल टू 1 ये R में है, C इज इक्वल टू 2 R में नहीं है तो वो पहला आ जाएगा। D इज इक्वल टू 3 D इज इक्वल टू 3 है तो ये नहीं आएगा। E इज इक्वल टू 4 यहाँ पर नहीं है, E इज इक्वल टू 4 तो वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। तो आई थिंक आपके पास डिफरेंस भी अब क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसा नोटेशन है जिसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो, और ये क्या करती है, हर एक टेबल की रो को दूसरी टेबल की रो के साथ क्या कर देती है, कंबाइन कर देती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो ऑफ वन टेबल विद द ईच रो ऑफ अनदर टेबल। आप इसको एक क्रॉस प्रोडक्ट की तरह भी ले सकते हो, तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विथ ईच रो इन अनदर टेबल। एक टेबल की रो के को अपन किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, अदर टेबल की रो के साथ, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है और उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको अपन क्रॉस से डिनोट करते हैं और इसका नोटेशन है E क्रॉस D। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल वापस देखिए, अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ हो, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये मेरे पास R है, ये मेरे पास S है। अब देखो A इज इक्वल टू 1 के लिए, A इज इक्वल टू 1 के लिए A इज इक्वल टू 1, ठीक है। A इज इक्वल टू 1 के लिए C इज इक्वल टू 2, ठीक है। A इज इक्वल टू 1 के लिए D इज इक्वल टू 3। देखो A इज इक्वल टू 1 के लिए E इज इक्वल टू 4। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। यानी हर एक रो के लिए दूसरी टेबल की हर एक रो के साथ रिलेशन, जैसे A इज इक्वल टू 1 के साथ हमारा, अगर मैं यहाँ R क्रॉस पे करूँ तो क्या होगा, पहला मैं क्या लूँगा, सपोज A1 लेके चलता हूँ, तो A1 का A1 के साथ, तो A1 का A1 के साथ, A1 का C2 के साथ, A1 का C2 के साथ, A1 का D3 के साथ, A1 का E4 के साथ, फिर B2 का A1 के साथ, B2 का A1 के साथ, B2 का C2 के साथ, B2 का C2 के साथ, B2 का D3 के साथ और B2 का E4 के साथ। देखो यहाँ पर सेम टू सेम। फिर यहाँ पर मेरे पास D आ जाता है, तो D3 का A1 के साथ वापस, फिर D3 का C2 के साथ, D3 का D3 के साथ और D3 का मेरा E4 के साथ। दिख रहा है यहाँ पर। फिर क्या है मेरे पास F है, तो F4 का A1 के साथ, ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा और पूरा लास्ट तक पहुँच जाएगा E5 तक, जब तक हर एक टप्पल दूसरे सारी रो, जितने भी रोज हैं दूसरी टेबल में, उसके साथ रिलेशन नहीं बनाता है। यानी यही डेफिनेशन आपको फॉलो करनी है, जो कि क्या बोलती है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो ऑफ वन टेबल विद द ईच रो ऑफ अनदर टेबल इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पर आप एक रीनेम ऑपरेशन भी है अपना, जो कि क्या आता है, विच इज यूज्ड टू रीनेम आउटपुट रिलेशन। आउटपुट रिलेशन को रीनेम करने का काम है रीनेम ऑपरेशन का, और इसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट को स्टूडेंट 1 से रीनेम कर देना, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगर हम रीनेम ऑपरेशन की भी बात कर लें यहाँ पर, अगर इसमें दिया हुआ हो, एक्चुअली यहाँ नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिखते हैं रीनेम ऑपरेशन। अगर मैं रीनेम ऑपरेशन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूँ, इन DBMS, अगर मैं इन DBMS एक एग्जांपल देखता हूँ रीनेम ऑपरेशन का, तो ये देख सकते हो।
इसने क्या किया, इसने देखो लाइब्रेरी मेंबर को रीनेम कर दिया है, ठीक है। यानी आप ये समझ सकते हो कि रीनेम ऑपरेशन एक्चुअली में वही जिसका इसका नाम है उसको रीनेम करने में काम आ रहा है, ये रीनेम ऑपरेशन का काम है। समझ गए, सिंपल खेल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉय को हमने कैसे रीनेम कर दिया, ये यहाँ स्लाइड बहुत प्यारी दी हुई है, लेट्स ट्राई टू सी देम। अगर हमें ये खुल के दे देती है एक बार तो हम इसको देखना जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आगे करता हूँ और आता हूँ जो रीनेम ऑपरेशन है उसके ऊपर, हाँ तो देखो यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय टेबल दी हुई थी और इसमें नेम है और एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है। तो मैं इसको अगर रीनेम यूज़ करता हूँ इसमें, तो मैंने क्या किया, जो मेरा नेम था उसको मैंने एम्प्लॉय नेम से रीनेम कर दिया। किस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो एम्प्लॉय टेबल में मैंने क्या किया, मेरा जो नेम था उसको मैंने चेंज कर दिया एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो आप ये देख सकते हो जो ये नेम था ये चेंज हो गया एम्प्लॉय नेम में, समझ रहे हो। और एम्प्लॉय आईडी यूं कहीं हुई है, तो इसको अपन बोलते हैं रीनेम ऑपरेशन। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले तो मैं सारे ये जो इमेजेस है इसका पहले तो क्रेडिट मैं इसको देना चाहूँगा, क्लेमसन यूनिवर्सिटी को, जिसमें से मैंने रीनेम ऑपरेशन आपको समझाया। समझ रहे हो ना कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं गाइस, वो अपन अब बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। अब जॉइंट्स अपने आप में बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ पर मेजरली 3 जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इनर आउटर, इन जॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक और लास्ट तरीके का जॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। 3 जॉइंट्स के बारे में हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। और बेसिकली जो तुम्हारा इनर के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट जॉइन है उसको तो 3 में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन जो अपना, और आउटर जॉइन भी है। तो इन सब चीज़ों को अपन डिटेल में देखने वाले हैं, जॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से हम समझने वाले हैं। और जॉइंट्स को जब हम डीप में समझेंगे तो हम एग्जाम्पल वाइज समझेंगे, तो दिमाग से एकदम चिल रहो, प्रॉपर एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा जॉइन का। तो बिना किसी टाइम को खराब करे चलते हैं अब जॉइंट्स के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं हमारे जॉइंट्स के ऊपर और देखते हैं जॉइंट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो जॉइन में एक्चुअली में होता क्या है कि जॉइन बेसिकली कंबाइन करता है रिलेटेड टपल्स को डिफरेंट रिलेशन में से लेके। तो एक्चुअली क्या होता है, अपनी सारी टपल्स कोई ना कोई रिलेशन के अंदर होती है। तो डिफरेंट रिलेशंस के अंदर अगर हम रिलेटेड टपल्स को कंबाइन करते हैं तो वो काम करता है जॉइन। जॉइन मतलब ही समझ सकते हो ज्वाइन करना। तो जॉइन मतलब कंबाइन करना। किसको कंबाइन करना, इट कंबाइंस द रिलेटेड टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस, अलग अलग डिफरेंट रिलेशंस में से डिफरेंट रिलेटेड टपल्स को, अरे यार कपल कहाँ से निकल गया, ठीक है, डिफरेंट रिलेटेड टपल्स को क्या करता है, कंबाइन करता है डिफरेंट रिलेशंस में से। तो व्हाट जॉइन डूज, जॉइन बेसिकली कंबाइंस द रिलेटेड टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन में से किसको कंबाइन करता है, रिलेटेड टपल्स को कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि ये क्या करता है, कंबाइन करता है, किसको कंबाइन करता है, रिलेटेड टपल्स को, किसके अंदर से, डिफरेंट रिलेशन में से। तो यानी डिफरेंट रिलेशन में से जो तुम्हारा जॉइन ऑपरेशन है वो क्या करता है, वो कंबाइन करता है किसको, रिलेटेड टपल्स को, ठीक है। यानी अलग अलग रिलेशन में से वो कंबाइन करता है रिलेटेड टपल्स को, समझ गए। तो ये क्या है तुम्हारा जॉइन ऑपरेशन। देखो इफ एंड ओनली इफ अ गिवन जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाई, अगर किसी जॉइन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कंबाइन कर देगा रिलेटेड टपल्स को किसके अंदर से, फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस, अलग अलग डिफरेंट रिलेशन में से रिलेटेड टपल्स को कंबाइन कर देगा अगर आपकी जॉइन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। अब यहाँ पर आप कैसे मतलब इसका समझ सकते हो, जैसे अगर ये एम्प्लॉय एक टेबल है और सैलरी एक टेबल है और अगर इन दोनों का ज्वाइन कर दिया जाए तो ये कैसे होगा, जैसे एम्प्लॉय कोड यहाँ लिख दिया, ईएमपी नेम यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है उसके हिसाब से, जैसे अगर यहाँ पर 101 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 101 है, तो इस वाले की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 50,000 हो जाएगी। यहाँ पर 102 लिखा हुआ है, यहाँ भी 102 लिखा हुआ है, तो ये जो जैक की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 30,000। यहाँ पर 103 लिखा हुआ है, यहाँ भी 103 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो मेरे हैरी भाई की सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2500, सॉरी 25,000, क्या 2500, सीधा जीरो ही कम कर दिया भाई तुम तो, ठीक है। तो समझ रहे हो इस तरीके से जॉइन वर्क करता है, यानी दोनों टेबल को हमने मर्ज कर दिया किसके बेसिस पे, एक कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे। तो ये आपका बेसिकली जॉइन है, समझ गए। तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल थी और एक सैलरी नाम की टेबल थी। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय कोड था, सैलरी के अंदर भी एम्प्लॉय कोड था। हमने एम्प्लॉय कोड को यूज़ करके दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। तो हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, एम्प्लॉय और सैलरी को। समझ गए किस तरीके से ये चीज़ वर्कआउट करी, नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो आप आराम से।
कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय कोड पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी डाल दी। 101 पे सैलरी कितनी थी, 50,000 थी, तो हमने वहाँ पर 50,000 डाल दी स्टीफन की। 102 पे 30,000 थी, तो हमने यहाँ पर जैक की जो थी वो 30,000 डाल दी। 103 पे 25,000 थी, तो हमने 103 पे जो हैरी भाई है उसकी 25,000 कर दी। तो इस तरीके से जॉइन ऑपरेशन वर्क करता है। टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेशन के भी अलग अलग टाइप्स है। पहला नेचुरल जॉइन है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अ सेट ऑफ टपल्स ऑल कॉम्बिनेशन इन आर सच दैट दे आर इक्वल ऑन देयर एट्रीब्यूट नेम डिनोटेड बाय इतना, वो तो हम समझ में आ ही गया। तो बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली द सेट ऑफ टपल्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन इन आर एंड एस। तो अगर आर और एस, अगर मेरे पास दो टेबल मानूं, अब इधर तो मैं आर और एस को कैसे समझ रहा हूं, जैसे सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय और सैलरी हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, और अगर इनका मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास ये आता है, ठीक है, और ये जो मेरे पास आता है ये एक नेचुरल ज्वाइन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने बोला कि केवल प्रोजेक्ट करो इसके अंदर से केवल आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम और सैलरी को। तो यहाँ से केवल एम्प्लॉय नेम और सैलरी हटके कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। तो हमने किया कुछ भी नहीं, ज्वाइन करने के बाद जो हमें चाहिए उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा नेचुरल ज्वाइन, यानी जो अपन अभी ज्वाइन एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं वो नेचुरल ज्वाइन ही है। ये ऊपर वाला जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था वो नेचुरल ज्वाइन का ही एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा नेचुरल ज्वाइन वर्क करता है। ये सिंबल आपको पता ही है, अभी अपन ऊपर देखा था प्रोजेक्ट, यानी इसके बाद आप जिस एट्रीब्यूट्स का जिस कॉलम का नाम लिखोगे और उसके ब्रैकेट के अंदर टेबल का नाम लिखोगे तो वही उस टेबल में से केवल वही कॉलम क्या होंगे, प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पर ये एक टेबल थी, ठीक है, एम्प्लॉय का जब आपने ज्वाइन किया सैलरी के साथ तो ये एक टेबल बनी और इस टेबल में से केवल आपको क्या क्या चीज़ें प्रिंट करानी है, तो आपने प्रोजेक्ट कर दिया किस चीज़ को, एम्प्लॉय नेम और सैलरी को। तो इस टेबल में से केवल एम्प्लॉय नेम और सैलरी क्या हो गए, प्रोजेक्ट होकर बाहर चले गए। तो ये क्या चीज़ है, ये नेचुरल ज्वाइन का फंडा है, समझ गए। अब आता है आउटर ज्वाइन। तो एक ज्वाइन ऑपरेशन का एक्सटेंशन मान सकते हो आउटर ज्वाइन को। ये नॉर्मली कब काम आता है, जब आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ डील करना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय दिया हुआ है और एक मेरे पास फैक्ट वर्कर्स दिया हुआ है, ठीक है। जो फैक्ट्री वर्कर्स एक्चुअली में जो मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री में, जो भी चीज़ में वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय आप ये समझ सकते हो दो टेबल मान लेते हैं हम एम्प्लॉयज़ और फैक्ट वर्कर्स की, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट और सिटी यहाँ पर चीज़ दी हुई है। इसका जब हम ज्वाइन करते हैं इसके साथ, तो अब ये क्या करेगा, जैसे एम्प्लॉय नेम है, जैसे यहाँ पर आर नेम है, ठीक है। अब इसमें सेम क्या है, एम्प्लॉय नेम है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है ब्रांच और सैलरी दे देंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना उस हिसाब से, जैसे यहाँ पर देखो राम है, इधर राम है, राम की अभी देखो यहाँ पर ब्रांच और सैलरी नहीं लिखी हुई, तो हम इसके आगे एक और दो कॉलम बना के ब्रांच और सैलरी भी लिख देंगे। देखो जैसे राम की ये हो गई, फिर हम आगे गए तो हमने क्या बोला कि भाई नेक्स्ट कौन सा है, अभी मेरा श्याम है, यहाँ क्या है, इधर श्याम है, क्या है यहाँ, तो श्याम है, तो यहाँ पर हमने जो श्याम है उसको भी आगे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुबेर देखा, क्या यहाँ कुबेर है, नहीं है, क्या है, अब हरि को देखा, क्या यहाँ हरि है, कि हाँ हरि तो है, तो हमने हरि का आगे TCS का डाल दिया। इस तरीके से आउटर ज्वाइन वर्क करा, ठीक है। यानी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको वो छोड़ देगा, उसको वो कोई मतलब नहीं है उसके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ कुबेर उसको इस टेबल में नहीं मिला तो वो कोई उसका सेंस नहीं है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर इसने मर्ज किया, हम वापस देखते हैं। एम्प्लॉय और फैक्ट वर्कर्स टेबल के अंदर पहला क्या है मेरा, राम इन्फोसिस ब्रांच में 10,000 सैलरी पे है। क्या ये राम EMP नेम इधर है, हाँ है। तो हमने क्या करा, इसका स्ट्रीट और सिटियाँ लिखा हुआ था, उसके आगे ब्रांच और सैलरी दो हमने नए एट्रीब्यूट दो कॉलम बना के ये पहली एंट्री राम की कर दी। श्याम, क्या इस टेबल में श्याम है, बिल्कुल है, तो हमने क्या करा, इस श्याम की भी एंट्री यहाँ पर कर दी। अब आता है कुबेर, क्या यहाँ पर कुबेर है, नहीं है, तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। हरि, क्या यहाँ हरि है, हाँ हरि यहाँ पर है, तो हमने इसकी भी एंट्री यहाँ पर कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बेसिस पे एक जॉइन परफॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी कुबेर की वो यहाँ पर नहीं थी इस टेबल में, तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया। तीन तरीके के आउटर जॉइन के बारे में हम बात करते हैं। पहला होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। अब अगर बात करते हैं हमारे लेफ्ट आउटर जॉइन की, तो इसके अंदर क्या है, द सेट ऑफ टपल्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन इन R and S दैट आर इक्वल on their common attribute name. The tuples in R have no matching tuples in S. It is denoted by इतना। लेफ्ट ज्वाइन यानी लेफ्ट के अंदर हम थोड़ा तीखा तीखा आगे और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर एम्प्लॉय फैक्ट वर्कर्स इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, अगेन अब मेरी ढंग से बात सुनना। देखो यहाँ पर क्या है, राम, क्या यहाँ पर राम है। अब देखो जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से समझने की कोशिश करना। लेफ्ट ज्वाइन में कैसे आपको परफॉर्म करना है। अब आपको पता है लेफ्ट ज्वाइन में आप ये सारी वैल्यूज़ लिखोगे, जो भी लेफ्ट टेबल में है वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दो। तो बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन की सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब देखो
यहाँ पर राम है, पहली वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, राम, ठीक है। क्या राम का यहाँ पर ब्रांच और सैलरी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, राम का जो हमारा ब्रांच और सैलरी था वो लिख दिया। श्याम, क्या यहाँ पर श्याम का ब्रांच और सैलरी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आता है हरी, क्या यहाँ पर हरी का पूरा दिया हुआ है ब्रांच और सैलरी, हाँ दिया हुआ है। अब बात आता है रवि का, क्या रवि का यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रांच और सैलरी की जगह पर नल नल डाल देंगे, ये देखो नल और नल। तो हमने क्या किया, लेफ्ट टेबल्स की सारी वैल्यूज को हम लिखेंगे, लेफ्ट टेबल्स की सारी वैल्यूज को हम लिख देंगे, और जब जो राइट टेबल है उसके बारे में बात होगी और उसका डेटा अगर अपने पास नहीं भी होगा तो हम वहाँ पर नल नल लिख देंगे। यानी कुल मिला के बात क्या है, लेफ्ट जॉइन में जो आर टेबल है, यानी जो आपकी लेफ्ट टेबल है उसका सारा डेटा आएगा, इररेस्पेक्टिव की दूसरी टेबल में अगर उसका डेटा नहीं है तो आप उसकी जगह नल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको कैसे बताया, ट्रिक क्या बताई है लेफ्ट जॉइन की। सबसे पहले लेफ्ट जॉइन में आपको क्या करने का है, लेफ्ट जॉइन में आपको कुछ भी नहीं करने का, जो लेफ्ट टेबल है वो यूं की यूं ये पूरी की पूरी टेबल आपको उठा के यहाँ लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एस टेबल है उसमें जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है, जैसे यहाँ पर एक एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर भी एम्प्लॉय नेम है, तो अपन ये तो लिख ही चुके हैं, तो अब इसके अलावा ये दोनों टेबल आप ये बना लो, ब्रांच और सैलरी भी। तो हमने यहाँ पर ब्रांच और सैलरी लिख दिया। अब देखो, अब इसके अंदर कुछ लिखना है, अब कैसे लिखेंगे अपन, जैसे राम है, क्या राम की वैल्यू एस के अंदर है, हाँ है, तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर लिख दी। अब श्याम, क्या श्याम की वैल्यू इसके अंदर है, हाँ है, विप्रो और 20,000, तो हमने यहाँ पर विप्रो 20,000 लिख दिया। क्या हरी की वैल्यू है, कि हरी की वैल्यू, हाँ हरी की वैल्यू भी इस टेबल में TCS 50,000। अब रवि की बात है, बिकॉज हमने लेफ्ट टेबल की, हमें सारी वैल्यूज़ को कवर करना ज़रूरी है। क्या रवि की वैल्यू यहाँ पर कोई दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हम उसकी जगह नल नल लिख देंगे, जिसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता। ब्रांच और सैलरी की हमें रवि के बारे में नहीं पता, तो हमने नल नल लिख दिया। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ आउट राइटर ज्वाइन की, राइट ज्वाइन की, जिसके अंदर क्या होता है, अब देखो राइट ज्वाइन में हमने क्या करा, सेम वही चीज़ की है, अ सेट ऑफ टपल्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन इन आर एंड एस एंड दे हैव इक्वल ऑन देयर एट्रीब्यूट इन द टपल इन एस हैव नो मैचिंग टपल्स इन आर। इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे राइट साइड की जो भी डेटा है, ठीक है, अब हम पहले क्या करने वाले हैं, ये जो भी डेटा है इसको अपन लिख देंगे, इसको, इसका मतलब क्या है, राम श्याम कुबेर और हरि का डेटा हमें लिखना है। तो हमने पहले क्या कर दिया, यहाँ पर राम श्याम हरि और कुबेर यहाँ पर लिख दिया, बिकॉज अब राइट साइड की सारी वैल्यूज कवर होने वाली है, ठीक है। और हमें इनका ब्रांच और सैलरी भी पता है, तो हमने यूं का यूं वो चीज़ लिख दी, ठीक है। जो चीज़ हमें पता है वो हमने यूं का यूं यहाँ चीज़ें लिख दी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है स्ट्रीट और सिटी, ठीक है। हमने लेफ्ट ज्वाइन में पहले लेफ्ट टेबल को लिखा था ना, अब राइट ज्वाइन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले राइट टेबल को लिखेंगे। तो हमने ये यूं की यूं टेबल को उठाया और यहाँ पर राइट ज्वाइन में लिख दिया। अब हम एक एक करके बात करते हैं राम की। क्या राम की वैल्यू इसके अंदर दी हुई है स्ट्रीट और सिटी की, कि हाँ राम की वैल्यू स्ट्रीट और सिटी दी हुई है, तो हमने वो लिख दी। क्या श्याम की वैल्यू, जब हम नीचे चलते हैं, राम की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने यहाँ पर आगे सिविल और मुंबई लिख दिया। अब श्याम की वैल्यू, क्या श्याम की वैल्यू दी हुई है स्ट्रीट और सिटी की, तो हम यहाँ पर जब देखते हैं ऊपर, तो श्याम की वैल्यू भी दी हुई है पार्क स्ट्रीट और कलकत्ता, तो हमने वो की वो चीज़ यहाँ पर आगे आके लिख दी, पार्क स्ट्रीट और कलकत्ता। अब आता है हरी, क्या हरी की वैल्यू दी हुई है, कि हाँ हरी की वैल्यू भी दी हुई है, ये जो कुहू नेहरू नगर है हैदराबाद, ये भी चीज़ दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या किया, यहाँ पर हरी की वैल्यू भी नेहरू स्ट्रीट और ये हैदराबाद लिख दिया। अब कुबेर, ठीक है, अब क्या कुबेर की स्ट्रीट और सिटी दी हुई है, तो हम जब आके हमने देखा कुबेर के बारे में, तो कुबेर के यहाँ पर कोई स्ट्रीट और सिटी नहीं, तो हमने यहाँ पर कुबेर की स्ट्रीट और सिटी की जगह नल कर दिया। तो यहाँ पर हमने कुबेर की सिटी की जगह क्या कर दिया, नल कर दिया। तो समझ में आया किस तरीके से ये वर्क, ये नहीं सॉरी ये, तो हमने कुबेर की जगह यहाँ पर सिटी और स्टेट में यहाँ नल कर दिया। तो इस तरीके से वर्क करता है। अगर लेफ्ट ज्वाइन है तो पहले लेफ्ट की पूरी टेबल लिख दो और उसको मैच करो राइट की टेबल के साथ। अगर कोई वैल्यू नहीं है किसी की भी तो उसकी जगह आप नल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑर्डर ज्वाइन में पहले राइट टेबल को पूरा लिखो और उसको लेफ्ट के साथ कंपेयर करके खेल करके देखो, तो ये होता है लेफ्ट और राइट। अगर मैं बात करूँ फुल आउटर ज्वाइन की, तो फुल आउटर ज्वाइन पहले रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, इसको समझ जाओ। जो अपन ने ऊपर लेफ्ट राइट आउटर देखा था तो उसमें देखो राइट की तरफ तिखापन था, बट फुल के अंदर दोनों तरफ तिखापन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि टपल्स इन आर that have no matching tuple in S and tuple in S that are no matching tuples in R। अब इसमें आपने क्या कर दिया, बेसिकली आपने सारी वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आपकी R वैल्यू है, अब आपके जो R टेबल है, ये जो अपनी R टेबल है, आपने ये तो सारी वैल्यूज लिखी दी,
राम श्याम रवि हरि ये लिख दी। इधर आपने देखा राम श्याम हरि है, बट एक नया है कुबेर, तो कुबेर की वैल्यू हमने नहीं, यहाँ पर कुबेर भी एंट्री कर देंगे। अब हम जब हम कुबेर को भी एंटर कर देंगे तो अपनी नई टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों टेबल्स को बेसिकली मर्ज कर दिया। जो एम्प्लॉय नेम सेम है उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, अब देखो सुनो मजे की बात क्या, दोनों टेबल को अब कंबाइन करने का है। तो हमने जब ऊपर जो दो टेबल्स देखी थी ना, ये वाली देखो, ये जो दो टेबल्स अपन ने देखी, तो हम जब इसको फुल ज्वाइन करने वाले हैं। फुल ज्वाइन मतलब आप जब इनको दोनों को फुल ज्वाइन करोगे तो देखो राम श्याम रवि हरि तो इस टेबल में है, बट इस टेबल में कुबेर एक नया एंट्री है, तो हमने वहाँ कुबेर भी नीचे एंट्री कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल आउट कर देंगे। अब जहाँ जहाँ नल आएगी वैल्यू हमें नहीं पता, ब्रांच और सैलरी क्या, बिकॉज ऑफ राइट और लेफ्ट ज्वाइन, तो उसकी जगह नल आएगा। तो फुल ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, दोनों टेबल्स को मर्ज कर देता है और जिसकी वैल्यूज उसको नहीं पता वहाँ पर नल लिख देता है। ये इसका सिंपल सा असूल है, सिंपल सा काम है। तो ये है आपका फुल ज्वाइन या फुल टाइप आउटर ज्वाइन के अंदर फुल आउटर ज्वाइन, यही चीज़ कहलाता है। ठीक है, अब जो आपका आता है थीटा ज्वाइन की अगर मैं बात करूँ तो थीटा ज्वाइन एक्चुअली में क्या है, ये डिफरेंट रिलेशंस के अंदर कंबाइन करता है टपल्स को किसी भी एक थीटा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर अगर आप किसी पर्टिकुलर दो टेबल्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, उस कंडीशन का आप बेसिकली थीटा बोलते हो और इसको थीटा से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो थीटा ज्वाइन एक्चुअली में क्या है, इट कंबाइंस द टपल फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन में से आप कंबाइन करते हो किसको, टपल को, प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द थीटा कंडीशन। अगर वो थीटा कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम डिफरेंट टपल्स को कंबाइन करते हैं डिफरेंट रिलेशन में से, तो वो थीटा ज्वाइन होता है। इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका नोटेशन क्या है, R1 ज्वाइन नीचे थीटा R2। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर दो टेबल है, स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, थीटा कंडीशन क्या दे दी कि स्टूडेंट टेबल में से अगर STD सब्जेक्ट टेबल के क्लास से के बराबर है, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, यानी केवल वो वैल्यू, ठीक है, आपको बेसिकली क्या चेक करना है कि इसकी कंडीशन क्या है कि भाई स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट डॉट STD मतलब स्टूडेंट टेबल में से जो STD वैल्यू है, ठीक है, उसको ये किसके बराबर होनी चाहिए, जो तुम्हारे सब्जेक्ट टेबल है उसकी क्लास के बराबर। जैसे अगर STD में जहाँ 10 है, जैसे अब इसको अपन मर्ज कैसे कर देंगे कि भाई अपन जो अपनी STD है, ठीक है, वो अपन लिखते जाएंगे आगे आगे। अब इन दोनों को मर्ज करने का तरीका क्या है, भाई आप क्लास और सब्जेक्ट्स को पहले फटाफट लिख दो। तो क्लास और सब्जेक्ट्स हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 10 है, क्लास की वैल्यू 10 है तो STD की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। क्लास की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो STD की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जहाँ STD और क्लास की वैल्यू सेम है, ठीक है, आपको ऐसा ज्वाइन करना है कि STD और क्लास की वैल्यू कैसी हो जाए, सेम हो जाए। समझ में आ गया मेरी बात। तो STD कहाँ से, स्टूडेंट टेबल में से STD और सब्जेक्ट टेबल में से क्लास, अगर इसकी वैल्यू तुम्हारे पास सेम है, ठीक है, तो आपको उसको इस तरीके से ज्वाइन करना है कि STD और क्लास की वैल्यू हमेशा सेम रहे। समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पर थीटा ज्वाइन को यूज़ करते हो। थीटा एक्चुअली में वो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करते हुए ज्वाइन परफॉर्म करना है। समझ में आ गया। अब अगर इस कंडीशन की वैल्यू क्या हो जाती है, इज इक्वल टू, अगर हम इक्वी ज्वाइन की बात करें तो अगर वो दोनों कंडीशन इक्वल हो जाती है, जैसे इस एग्जांपल में देखो ये कंडीशन इक्वल हो गई, STD और क्लास यहाँ पर इक्वल हो गई, तो इसको अपन एक इक्वी ज्वाइन बोल सकते हैं। तो इक्वी ज्वाइन कब होता है, जब थीटा की कंडीशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो हम इसको इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। लेसर देन इक्वल टू नहीं, अगर इक्वल टू का यूज़ होता है यहाँ पर तो वो इक्वी ज्वाइन कहलाता है। और इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ होता है जो कि तुम्हारा इक्वल टू है, जिसको हमने ऊपर भी बात की थी इधर। तो एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, बेसिकली इक्वी ज्वाइन क्या चेक करता है कि भाई अपने स्टूडेंट टेबल में से सपोज STD है, वो किसके बराबर होना चाहिए, सब्जेक्ट टेबल में से क्लास के। तो उस तरीके से हमने इसका ज्वाइन किया, तो ये जो ज्वाइन हुआ इसको इक्वी ज्वाइन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी को देखा गया, इक्वल चीज़ों को देखा गया, तो ये इक्वी ज्वाइन है। समझ में आ गई मेरी बात। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में, क्या ये चीज़ है। तो देखो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और कुछ नहीं है, द सेट ऑफ रोल, जो कि क्या काम आते हैं, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स काम आता है। बिकॉज आज अगर आपके डेटाबेस में फालतू इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, जैसे अगर मैं बात करूँ मार्वल की मूवीज़ आती है, मतलब अभी जो स्पेस चल रहा है मार्वल के लिए बहुत सारा अजीबोगरीब चल रहा है। कहाँ पहुँच गया वापस मार्वल में मैं घूम फिर गया, लगता है थोड़े दिनों बाद वापस मार्वल के हम वेट करेंगे, कोई ब्रेकडाउन्स वगैरह करेंगे, लेकिन ठीक है अभी ये सही समय नहीं, अभी हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो वो रूल्स जिसको यूज़ करके आप क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हो, वो आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। ये डेटा इंसर्शन, डेटा अपडेशन और सारे अदर प्रोसेस को क्या करता है, इंश्योर करता है। और
ये इस तरीके से डेटा को अपडेट करना, डेटा को इंसर्ट करना और ये सारी चीज़ें इस तरीके से करता है जिससे डेटा इंटीग्रिटी भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, डेटा इंटीग्रिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और ये क्या काम आता है, अगर किसी को एक्सीडेंटल डैमेज भी होता है डेटाबेस के अंदर तो उसको भी गाइड करने में मदद करता है। तो 3 तरीके के हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के फायदे के बारे में बात करते हैं। पहला तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो रूल्स जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने में मदद करें वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंश्योर डेटा इंसर्शन, अपडेशन एंड मैनी अदर प्रोसेसेस, ठीक है, दैट आर परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। यानी आपको डेटा अपडेशन डिलीशन इस तरीके से करना है जिससे डेटा इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं हो। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वो रूल है जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या मदद करता है, इज यूज्ड टू गाइड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डैमेज इन डेटाबेस। अगर डेटाबेस में कुछ एक्सीडेंटल डैमेज भी हो जाता है तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज होता है। तो समझ गए होंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में क्या है कि वो रूल जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने में मदद करे। अगर आप डेटा को डिलीट, अपडेट, कुछ भी चीज़ें ये चीज़ करते हो तो वो इस तरीके से करने में उसको मदद करता है जिससे डेटा के ऊपर कोई इंटीग्रिटी के ऊपर कोई असर ना पड़े। और अगर किसी डेटाबेस में एक्सीडेंटल डैमेज भी हो जाता है तो भी ये चीज़ उसको फिक्स करने में मदद कर सके। किस तरीके के टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे पहले यहाँ पर डोमेन कंस्ट्रेंट्स हैं, फिर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है और एक की कंस्ट्रेंट्स है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपको याद रखना है आइसडक। आइसडक यानी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ICD मतलब डोमेन, ठीक है, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, E मतलब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, R मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और K मतलब की कंस्ट्रेंट्स। अब एक एक करके देखते हैं कंस्ट्रेंट्स इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, ये है डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन। जैसे अगर यहाँ एज है तो एज में केवल इंटीजर वैल्यू आएगी, आप कोई कैरेक्टर नहीं डाल सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन रिप्रेजेंट, ये कौन संभालता है, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, कि भाई अगर वो एट्रीब्यूट किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए डिफाइन कर दिया गया है तो आप उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। बिकॉज अगर एज को मैं इंटीजर टाइप से डिफाइन करता हूँ तो अब मैं उसमें कोई अल्फाबेट नहीं डाल सकता। तो इट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट्स। क्या क्या वैलिड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक मतलब वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज आप एक एट्रीब्यूट्स के लिए डाल सकते हो। कितने ज़्यादा पॉसिबल वैलिड वैल्यूज हैं जो कि आप एक एट्रीब्यूट्स के लिए डाल सकते हो, वो कौन डिफाइन करता है, डोमेन कंस्ट्रेंट्स। जैसे एज केवल इंटीजर है, उसमें आप अल्फाबेट नहीं डाल सकते। एज एक इंटीजर कॉलम है तो उसमें अल्फाबेट नहीं डाल सकते। तो ये कौन देखता है, डोमेन कंस्ट्रेंट देखता है। अब आता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, जिसके अंदर आप प्राइमरी की के बारे में बात करते हो कि प्राइमरी की वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का। जैसे यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ आप देख सकते हो कि आप जैसे आईडी है, आईडी एक प्राइमरी की है तो आपने इसको खाली छोड़ा हुआ है तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि प्राइमरी की को भी खाली छोड़ा नहीं जा सकता। बिकॉज अगर आप प्राइमरी की कोई प्राइमरी की का मकसद क्या होता है, प्राइमरी की किसी भी पर्टिकुलर टप्पल को एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देता है बाकी सारी टप्पल्स में से, ठीक है। तो वो जो अगर आपने उसको ही नल, मतलब आप ना तो उसमें नल वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है, वो आप उसको नॉट नल, आप उसको बेसिकली नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बिकॉज अगर आप उसको ही नल छोड़ दोगे तो वो फिर यूनिकली आइडेंटिफाई, किसी डेटाबेस के अंदर किसी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी की अपनी मेन शक्ति को खो देगा किसी भी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की। तो प्राइमरी की को आप क्या नहीं कर सकते, कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये कौन बताता है, अपना एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो डोमेन कंस्ट्रेंट्स ने बताया कि भाई अगर एज इंटीजर के लिए डिफाइंड है तो आप उसमें कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ने ये बताया कि आप प्राइमरी की को अगर डिफाइन करते हो तो आप उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, नो मैटर व्हाट यू डू। अब आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ हम बात कर सकते हैं या कर चुके हैं भी। जब अपन है ना फॉरेन की के और प्राइमरी की के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, हमने इसको बहुत एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर हम रेफरेंस टेबल और रेफरेंसिंग टेबल की बात करते हैं, दो टेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर, ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते, अगर आपके पास रेफरेंस टेबल है, ठीक है, यानी वो टेबल जिसमें फॉरेन की है, उसके अंदर आप डेटा ऐड नहीं कर सकते फालतू में। अगर आपने उसमें डेटा ऐड किया तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी। बिकॉज आप उसमें डेटा ऐड कर रहे हो बट एक्चुअली में वो डेटा, अगर जो तुम्हारा टेबल है जिसमें प्राइमरी की है उसके अंदर वो डेटा ही नहीं है तो ये दिक्कत आ जाएगी। अगर इसका एग्जांपल मैं प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं लिखता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं फॉरेन की के बारे में बात करूँ एक एग्जांपल की, तो अगर मेरे को ऐसा डेटाबेस मिल जाए, सपोज ये एक है,
ठीक है। मैं इसको लेके जाता हूँ बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है देखने में। देखो यहाँ पर जैसे है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, ये एक प्राइमरी की है और ये एक मेरे पास फॉरेन की है, समझ गए। अब यहाँ मेरी बात सुनो, मैं इस टेबल में जिसमें फॉरेन की है कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू ऐड करता भी हूँ तो देखो अपन वैल्यू तो ऐड कर सकते हैं टेबल में, बट अगर मैं फॉरेन की वाली टेबल में वैल्यू ऐड करता हूँ तो वो वैल्यू सबसे पहले इस टेबल में यानी R1 के अंदर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर स्टूडेंट आईडी 108 है तो मैं यहाँ पर 110 आईडी ऐड नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पर 110 आईडी डिफाइंड नहीं है। अगर यहाँ पर 110 आईडी आ जाती है तो मैं यहाँ पर बिंदास 110 आईडी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से डेटा लॉस होता है, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकता। अगर मैं जैसे अगर मैं यहाँ से इस टेबल में से अगर मैं इस टेबल में से कोई चीज़ डिलीट कर देता हूँ, सपोज 108 को डिलीट कर देता हूँ, बट इस टेबल में तो वो बता रहा है रिकॉर्ड 108 अभी भी है, बट यहाँ से तो मैंने उसको निकाल दिया कि वो कोई कोर्स में है ही नहीं, तो वो फिर यहाँ पर कैसे आया, तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसको अपन बोलते हैं बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की इस टेबल में से, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास 3 मेजर केसेस में हम बात करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो कि पिछली वीडियो में प्रॉपरली समझाया गया है और अच्छी तरीके से समझाया गया है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को किस तरीके से वो मेंटेन करती है, जो आपकी फॉरेन की है कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, वो एकदम डिटेल में समझाया गया है। तो जाके वीडियो ज़रूर देखना और वास्तव में मज़ा आएगा, क्योंकि और कुछ भी नहीं है कि जिसमें फॉरेन की है इसके अंदर, इसमें मैं कोई डेटा ऐड नहीं कर सकता फालतू में, बिकॉज अगर मेरे को इसमें डेटा ऐड करना है तो पहले वो डेटा यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 110 ऐड करना चाहता हूँ इस टेबल में स्टूडेंट ID, तो पहले 110 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर अगर नहीं है तो मैं ऐड यहाँ पर नहीं कर सकता। और अगर मैं इस टेबल की बात करूँ और इसमें से मैं फालतू में कोई भी डेटा हटाता हूँ, जैसे अगर मैं ये 108 वाला डेटा हटा देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से डेटा हटाता हूँ तो ये डेटा यहाँ से नहीं हट रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगेन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे अगर वो स्टूडेंट ही नहीं है, SID का अगर वो बंदा स्टूडेंट ही नहीं है किसी कोर्स में, तो वो यहाँ पर मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर कैसे है। अगर मैं यहाँ से उसको हटा चुका हूँ तो वो मैथ्स डिपार्टमेंट में कैसे आया, तो वो क्या है, इंटीग्रिटी का अगेन लॉस। तो आई थिंक आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब अगर मैं बात करूँ की कंस्टेंट की, तो की कंस्टेंट्स क्या काम करती है, बेसिकली की कंस्टेंट्स को यूज़ किया जाता है, ये वो एंटिटीज़ है जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कीज़ को यूज़ किया जाता है। बिकॉज अगर एक एंटिटी सेट में अगर आप किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आप कीज़ का यूज़ करते हो। हम कीज़ के बारे में भी पिछली वीडियो में एकदम डिटेल में समझ चुके हैं, हमने सब तरीके की कीज़ के बारे में डिस्कस किया है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, सुपर की, हमने हर चीज़ को डिस्कवर किया है, हर चीज़ को समझाया है पिछली वीडियो में, और की कंस्टेंट्स को तो बहुत प्यारी तरीके से समझाया हुआ है। तो इस चीज़ को मिस मत करना और की कंस्टेंट्स को जाके ज़रूर देखना और उसके टॉपिक्स को समझने की कोशिश करना। तो आई थिंक की कंस्टेंट्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये वो एंटिटी सेट है जो कि बेसिकली एक एंटिटी सेट के अंदर, ये की समझ सकते हो आप, वो कंस्टेंट्स है जो एक पूरे एंटिटी सेट के अंदर किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं। एक पूरे एंटिटी सेट के अंदर किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, यानी अगर एक टेबल मेरे पास है तो इस टेबल के अंदर, ठीक है, इस टेबल के अंदर हर टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, उसकी ID, तो वो क्या है, एक की है, ठीक है। अब किस तरीके की की है, वो एक प्राइमरी की है, ठीक है। तो प्राइमरी की बेसिकली क्या करती है, यूनिक होती है और उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने की कंस्टेंट में देखो, यहाँ 101, 1002 2 बार लिख दिया, ये नहीं कर सकते आप। अगर वो की है तो वो क्या सेम नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम नहीं है। तो आई थिंक आप की कंस्टेंट समझ चुके हो, यानी वो जो एक पूरे एंटिटी सेट में किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आए। ये यहाँ पर ये की कंस्टेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि ये चीज़ गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने दोनों बार 1002 लिख दिया है, लेकिन एम्प्लॉय ID किसी की सेम हो ही नहीं सकती, की कभी सेम हो ही नहीं सकती। ऐसे तो अगर प्राइमरी की किसी की भी सेम हो ही नहीं सकती, एम्प्लॉय ID यहाँ पर एक प्राइमरी की थी लेकिन वो किसी के लिए सेम हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर ये एरर हो गया, ये गड़बड़ हो गई जिसको आइडेंटिफाई की कंस्टेंट्स ने किया, ठीक है। तो समझ गए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो कि फॉरेन की के अंदर होती है कि आप रेफरेंस टेबल और रेफरेंस टेबल में क्या डिलीट कर सकते हो, क्या अपडेट कर सकते हो जिससे लॉस नहीं हो, ठीक है। इंटीग्रिटी का वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हम पढ़ते हैं। और की कंस्टेंट्स यानी वो एंटिटी सेट के अंदर किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो की कंस्टेंट काम आते हैं। एंटिटी सेट के अंदर मल्टीपल कीज हो सकती है, बट आउट ऑफ देम वन विल बी द प्राइमरी की, यानी मल्टीपल कीज के अंदर में से एक प्राइमरी की होगी और प्राइमरी की के अंदर यूनिक वैल्यू होती है और नॉट नल वैल्यू होती है, ठीक है। नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती प्राइमरी की में, ठीक है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे
की कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, फिर हमने एंटिटी इंटीग्रिटी के बारे में बात की। सब चीज़ें हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी में कुछ भी नहीं था, यहाँ आप खाली नहीं छोड़ सकते किसी भी प्राइमरी की को। यहाँ है कि ये एग्जांपल या डोमेन, यहाँ डोमेन एंड कंस्ट्रेंट्स में एज एक इंटीजर टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है, मैंने इसमें कैरेक्टर डाल दिया तो ये पॉसिबल गलत है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की बात करते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत प्यारा है, जो कि है रिलेशनल कैलकुलस के बारे में, कि क्या है ये चीज़ और इसको कैसे देखना चाहिए हमारे नज़र से। तो रिलेशनल कैलकुलस के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिलेशनल कैलकुलस एक अल्टरनेट वेज प्रोवाइड करता है किसी भी क्वेरी को फॉर्मुलेट करने के लिए। ये भी एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। ऊपर जब हमने बात की थी, जो रिलेशनल मॉडल के बारे में हमने बात की थी, जब हमने ऊपर बात करी थी तो एक प्रोसीजरल क्वेरी के बारे में हमने बात की थी, जो कि अगर हम बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में जो आपकी आई थिंक ज्वाइन थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार देखते हैं हम वापस ऊपर। ये जो आपने रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में अपन जब बात कर रहे थे तो अपने क्या बोला था, एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ के बारे में जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, एंड ये जो आपका रिलेशनल कैलकुलस है, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा जो आपका था वो एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज था, बट रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ यूजर किसकी तरफ ज़्यादा देखता है, ये यूजर इज कंसर्न विद द डिटेल्स ऑफ हाउ टू ऑब्टेन द एंड रिजल्ट्स। यानी यूजर कहाँ फोकस कर रहा है, यूजर फोकस कर रहा है कि मेरे को एंड रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं और उसके लिए मेरे को एंड रिजल्ट्स के लिए किस किस डिटेल्स पे फोकस करना है। तो यूजर एक्चुअली किस पे फोकस कर रहा है, किस किस चीज़ों की मेरे को जरूरत पड़ेगी मेरे एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस टेल अस व्हाट टू डू बट नेवर एक्सप्लेन्स हाउ टू डू। ये आपको ये बता देती है करना क्या है, बट ये कभी नहीं बता पाती कि आपको करना कैसे है, ठीक है। और तो और आप ये मान सकते हो इट इज अ टेलर्ड वर्जन ऑफ अ सबसेट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस टू कम्युनिकेट विद आरडीबीएमएस। यानी एक टेलर्ड वर्जन है किसका, सबसेट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस, जो कि क्या काम आता है, कम्युनिकेट करना किसके साथ, आरडीबीएमएस के साथ। तो इट इज अ टेलर्ड वर्जन ऑफ अ सबसेट ऑफ अ प्रेडिकेट कैलकुलस टू कम्युनिकेट विद द आरडीबीएमएस। रिलेशनल कैलकुलस आपको ये बता देता है कि आपको क्या मतलब करना क्या है, बट ये कभी नहीं बताता आपको करना कैसे है। ये एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है और ये बेसिकली एक अल्टरनेट वे है क्वेरी को फॉर्मुलेट करने के लिए। इसमें यूजर ज़्यादा फोकस करता है उन डिटेल्स के ऊपर जो उसको गोल तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जो उसको एंड रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये प्रेडिकेट कैलकुलस पे बेस्ड है और इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम द ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो प्रेडिकेट एक्चुअली में क्या होता है, मैंने ऊपर बात की थी कि भाई इट इज द टेलर्ड वर्जन ऑफ द सबसेट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस टू कम्युनिकेट विद द आरडीबीएमएस। यानी एक टेलर्ड वर्जन है किसका, सबसेट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस का, जो कि क्या काम आता है, टू कम्युनिकेट विद द आरडीबीएमएस। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए हो। तो प्रेडिकेट मतलब क्या है, द ट्रुथ वैल्यू फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। तो प्रेडिकेट इज नथिंग बट द ट्रुथ वैल्यू फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। समझ गए प्रेडिकेट का मतलब। तो अगर ये कोई ट्रुथ वैल्यू फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स के साथ होता है और अगर उस आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, यानी प्रेडिकेट क्या है, द ट्रुथ वैल्यू फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, ट्रुथ वैल्यू फंक्शन प्लस आर्ग्यूमेंट, और अगर मैं उस आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और उसको आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मेरे को एक्सप्रेशन मिलती है वो मेरे को या तो दो आंसर देगी, ठीक है। देखो बेसिकली क्या किया मैंने, आप ढंग से समझने की कोशिश करो। प्रेडिकेट एक्चुअली में क्या है, ट्रुथ वैल्यू फंक्शन के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट। अब उस ट्रुथ वैल्यू फंक्शन के साथ जो आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मैंने अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा और उस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को जो एक्सप्रेशन मिलती है उसको अपन बोलते हैं प्रोपोजिशन। जो फंक्शन अपन को मिलता है उसको अपन बोलते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन, ठीक है। अब उस प्रोपोजिशन फंक्शन की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो रिलेशनल कैलकुलस में प्रेडिकेट का यूज करते हैं बेसिकली, जिसकी ट्रुथ वैल्यू फंक्शन और इसके साथ आर्ग्यूमेंट्स के साथ ट्रुथ वैल्यू फंक्शन होता है, और अगर उसके आर्ग्यूमेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करते हो तो हमें जो फंक्शन मिलता है वो एक प्रोपोजिशनल फंक्शन मिलता है, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू में होगी या फॉल्स में होगी। और ये हमें हमेशा किस में बताता है, रिलेशनल कैलकुलस हमें बताता है कि हमें करना क्या है, बट ये कभी नहीं बताता कैसे क्या करना है। प्रेडिकेट कैलकुलस पे बेस्ड है, ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज से इसको डिराइव किया गया है, एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है और ये बेसिकली अल्टरनेट तरीके निकालती है क्वेरीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। यूजर ज़्यादातर फोकस रखता है उन डिटेल्स के ऊपर जो उसको एंड गोल दे सकते हैं। और बेसिकली दिस इज अ वेरी गोल्डन स्टेटमेंट, देयर इज अ लवेबल स्टेटमेंट हियर व्हिच इज इट इज अ टेलर्ड वर्जन ऑफ अ सबसेट, इट इज अ टेलर्ड वर्जन ऑफ अ सबसेट ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस
to communicate with RDBMS, the tailored version of a subset of predicate calculus to communicate with RDBMS. तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे. अब यहाँ पर कुछ क्वांटिफायर्स का नाम है. अब कुछ क्वांटिफायर्स को भी हम देख लेते हैं. दो इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स हैं. तो क्वांटिफायर्स बेसिकली काम क्या आता है? इट अलाउज वन और मोर एक्सप्रेशन टू बी कंपेयर्ड विथ वन और मोर वैल्यूज़. यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को एक दूसरे की वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिफायर्स का हम यूज़ करते हैं. जब हम एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर्स. यानी वैल्यूज़ और एक्सप्रेशंस के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो हम क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं. दो तरीके के मेजर क्वांटिफायर्स है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में बता दूं तो दो तरीके के बहुत मेजर क्वांटिफायर्स है जिनको हम यूज़ करते हैं. पहला है आपका सबसे प्यारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से. इसको कहते हैं अपन फॉर ऑल क्वांटिफायर, ठीक है. या बेसिकली इसका मतलब क्या है? इन अ गिवन सेट ऑफ टपल्स ऑल टपल्स सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन. यानी हम पूरे के पूरे टपल को टारगेट कर रहे हैं, सारी की सारी टपल्स को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है. कि फॉर ऑल मतलब वो सारी की सारी टपल्स को हमने टारगेट कर लिया. एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जैसे ये है, इसको अपन बोलते हैं देयर एग्जिस्ट. यानी उस पूरे सेट ऑफ टपल्स में से केवल एक को, ठीक है, एटलीस्ट एक टेबल को तो या एक टपल को हम क्या कर रहे हैं? टारगेट करके चीज़ को बता रहे हैं. तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में दो आते हैं, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, ठीक है. तो पहला फॉर ऑल क्या करता है? सारी टपल को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है. इन अ गिवन सेट ऑफ टपल्स ऑल टपल्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. इसमें क्या है? इन द गिवन सेट ऑफ टपल्स, ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन अकरेंस हुज वैल्यू सेटिस्फाई इन गिवन कंडीशन. यानी इसमें एटलीस्ट एक ना एक तो, ठीक है, आप ये समझते हो, एक ना एक तो ऐसी अकरेंस होगी जो कि वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी. देयर एग्जिस्ट यानी देयर एग्जिस्ट कुछ ना कुछ तो, देयर एग्जिस्ट समथिंग जो उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा. फॉर ऑल यानी सारी की सारी उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे. अ सेट ऑफ टपल्स दैट विल ऑल सेटिस्फाई दिस वैल्यू, तो वो फॉर ऑल. अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ टपल्स देयर एटलीस्ट वन अकरेंस विल सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन, तो वो क्या हो जाता है? एक्सटेंशियल क्वांटिफायर. अब यहाँ दो तरीके के वेरिएबल्स हैं. पहला बाउंडेड वेरिएबल्स हैं. तो बाउंडेड वेरिएबल एक्चुअली में टपल वेरिएबल का एक पार्ट है, टपल वेरिएबल जो कि क्वांटिफाइड हुआ है. तो बाउंडेड वेरिएबल क्या है? अ टपल वेरिएबल विच इज़ क्वांटिफाइड. और फ्री वेरिएबल का है द टपल वेरिएबल विच इज़ नॉट क्वांटिफाइड. तो आई थिंक ये कुछ वेरिएबल्स के टाइप्स थे दो, जो कि मैंने आपको बता दिया आपकी नॉलेज के लिए. आप टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस में पहला जो रिलेशनल कैलकुलस है, अभी हमने रिलेशनल कैलकुलस के बारे में बात की थी, ऊपर के प्रेडिकेट लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है. अगर हम किसी भी ट्रूथ वैल्यू फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर्ग्यूमेंट्स की, तो उसकी वजह से जो हमें फंक्शन मिलता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. अगर मैं उसकी टाइप्स की बात करूँ, द टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस की, तो पहला आता है टपल रिलेशनल कैलकुलस, जिसको हम TRC बोलते हैं. ये एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ टपल्स वेरिएबल फॉर विच द प्रेडिकेट वैल्यू होल्ड्स ट्रू. यानी ये किस पे फोकस करती है? उन पे टपल्स पे फोकस किया जा रहा है जिसके प्रेडिकेट की वैल्यू क्या है? ट्रू है. It describes the desired information without giving any specified procedure to obtain it. ये क्या करता है? जो भी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए उसको डिस्क्राइब कर देता है और उसका कुछ प्रोसीजर देता ही नहीं है कि उस कैसे आपको उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना है. वो तो ये चीज़ नहीं बताएगा, बट वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा. और तो और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ टपल वेरिएबल, जिसके लिए प्रेडिकेट की वैल्यू क्या है? ट्रू है. और एक ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज तो है ही. इट यूजेस टपल्स ऑफ अ रिलेशन. टपल्स को यूज़ किया जाता है रिलेशन के, ठीक है. रिजल्ट्स के अंदर मोर या एक से ज़्यादा टपल्स हो सकते हैं. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कुछ इस तरीके से. टी बीच में एक वर्टिकल लाइन और PT. अब PT एक्चुअली में क्या चीज़ है? कंडीशन है, ठीक है, जो कि T पे लग रही है और T रिजल्टिंग टपल्स है. तो जो मैंने जैसे आपको बोला कि ये गोल बता देता है बस उसके स्टेप नहीं बताता, तो इसने रिजल्टिंग टपल यानी गोल तो बता दिया, रिजल्टिंग टपल, और आप उसने कंडीशन बता दी जिसकी T को फैच करने के लिए कंडीशंस बता दी, बट इसने मेथड नहीं बताया T को फैच कैसे करना है. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? T वर्टिकल लाइन PT, वेयर T इज द रिजल्टिंग टपल्स एंड PT इज द कंडीशन टू फैच T. समझ गए? ऐसे T डॉट नेम और ऑथर T लिखा हुआ है. अब इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है T डॉट नेम. इसका मतलब क्या है? हमें T डॉट नेम की क्वेरी रिट्राइव करनी है, ठीक है. इसका मतलब क्या है? और हमें किस तरीके से सेलेक्ट करना है कि उस ऑथर का नाम, ठीक है, उस ऑथर का नाम और उस आर्टिकल का नाम, ठीक है, उस ऑथर की टेबल में से हमें सेलेक्ट करना है T का नाम
वेयर उसके आर्टिकल का नाम डेटाबेस हो जाए, यानी दिस क्वेरी सेलेक्ट्स द टपल्स फ्रॉम ऑथर रिलेशन। पहला तो ये किस में से क्वेरी को सेलेक्ट कर रहा है, ऑथर रिलेशन में से। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस क्वेरी का मतलब क्या है, टी डॉट नेम वर्टिकल लाइन ऑथर टी एंड टी डॉट आर्टिकल इज इक्वल टू डेटाबेस। का मतलब क्या है कि ऑथर वाले रिलेशन के अंदर ये क्वेरी क्या करेगा, सेलेक्ट कर रहा है टपल को। इट रिटर्न अ टपल विद द नेम फ्रॉम ऑथर, ठीक है, फ्रॉम द ऑथर हु हैज रिटन आर्टिकल ऑन डेटा बेस। यानी दिस क्वेरी सेलेक्ट द टपल्स फ्रॉम ऑथर रिलेशन, यानी ऑथर का जो रिलेशन है उसके अंदर से क्या करेगा। देखो यहाँ अपन कंडीशंस लिखते हैं, तो हमने पहले क्या लिखी हुई है कि वो जो भी रिलेशन आएगा टी डॉट नेम के अंदर, जो भी नेम आएगा वो किस में से आना पे सही है, सबसे पहले तो वो ऑथर रिलेशन में से आना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही दी हुई थी। तो हमने क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमने ऑथर रिलेशन में से वो आएगा सबसे पहले। और ये बेसिकली आप ये मान सकते हो, और केवल उसी ऑथर का नाम देना है जिसके आर्टिकल का नाम डेटाबेस है, ठीक है। एंड इट विल रिटर्न अ टपल विद द नेम फ्रॉम अनदर ऑथर हु हैज रिटन एन आर्टिकल ऑन डेटाबेस। यानी ऑथर टी में से आप उस ऑथर का नाम दे दो जिसने आर्टिकल लिखा है डेटाबेस के ऊपर। 100 बात की एक बात, बिकॉज आपको पता है ये कंडीशंस है, यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है, ये जो है ये कंडीशंस है, ऑथर टी एंड टी डॉट आर्टिकल, ये कंडीशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेसिक वाइज बता देता हूँ एक बार, कि आप सबसे पहले आपको क्या आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए ऑथर का नाम टी डॉट नेम, ठीक है। तो पहले आपने कंडीशन क्या दी कि भाई आपको जो भी ऑथर का नाम है वो किस रिलेशनशिप में से चाहिए, आपको ऑथर नाम के रिलेशनशिप में से चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको उस ऑथर का नाम चाहिए जिसने आर्टिकल लिखा है डेटाबेस के ऊपर। टी वो टेबल है एक्चुअली में, ठीक है। तो आपने टी डॉट नेम यानी ऑथर का नाम किस में से चाहिए, आपने दो कंडीशन क्या दी है कि वो टेबल, वो उसका जो नाम है, ठीक है, वो किस में से होना चाहिए, ऑथर की टेबल में से होना चाहिए, ऑथर के रिलेशन में से होना चाहिए, और उसने आर्टिकल लिखा होना चाहिए डेटा बेस के ऊपर। आई थिंक अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे, रिलेशनल कैलकुलस क्या चीज़ है। ये फोकस करती है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन फाइंडिंग नंबर ऑफ टपल वेरिएबल्स फॉर विच द प्रेडिकेट वैल्यू होल्ड्स ट्रू। तो ये चीज़ समझ गए, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, और ये किस पे बेस्ड है, ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ टपल्स वेरिएबल। हम ये किस पे फोकस करती है, नंबर ऑफ टपल वेरिएबल्स के ऊपर जिसके लिए प्रेडिकेट वैल्यू की क्या हो, ट्रू हो, प्रेडिकेट वैल्यू ट्रू हो। और ये जो आपका डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब कर देगा बिना आपको कोई प्रोसीजर दिए कि उसको कैसे प्राप्त करना है। और ये टपल ऑफ अ रिलेशन को यूज़ करता है, और इसका जो रिजल्ट है वो एक से ज़्यादा और एक टपल भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन कैलकुलस में सेकंड, जो कि है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, जिसको हम बोलते हैं DRC। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ रिलेशन है, और यहाँ पर फिल्टरिंग वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिल्टरिंग वेरिएबल जो है उसको वो क्या यूज़ करता है, डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जाता है एज अ फिल्टरिंग वेरिएबल। अलग अलग डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स अलग अलग तरीके के वेरिएबल के अंदर जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, फिल्टरिंग वेरिएबल यूजेस डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो फिल्टरिंग वेरिएबल किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स का, एट्रीब्यूट के डोमेन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इट यूजेस सेम ऑपरेटर्स एज टपल कैलकुलस। टपल कैलकुलस के अंदर अपन ने जो लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बात की थी, ठीक है, एक तो जो सेम ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, जो अपन ने ऊपर अभी बात की थी ना, जैसे माइनस अपन ने देखा था, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो सब देखा था। तो वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ यूज़ होते हैं। और ऑल्सो इट यूजेस लॉजिकल कनेक्टिव, किसको यूज़ करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स को भी ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अपना एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, देयर एग्जिस्ट हो गया, फॉर ऑल हो गया, ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स को ये लोग यूज़ करते हैं डोमेन रिलेटेड। तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में डोमेन इसको क्यों लिखा हुआ है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इट फिल्टरिंग वेरिएबल जो है वो क्या यूज़ करता है, डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो फिल्टरिंग वेरिएबल है वो क्या यूज़ करता है, फिल्टरिंग वेरिएबल यूज़ करता है डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के डोमेन को यूज़ करता है। और ये टपल कैलकुलस के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी यूज़ करते हैं, टपल कैलकुलस के ऑपरेटर्स को भी ये लोग यूज़ करते हैं, और ये लॉजिकल कनेक्टिव्स का भी यूज़ करते हैं। सबसे मज़ेदार बात, तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसका नोटेशन क्या है, A1 A2 A3 till AN, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। और P एक्चुअली में क्या है, फॉर्मूला फिल्ड बाय एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इन्हीं एट्रीब्यूट्स के द्वारा जो फॉर्मूला बनाया गया है वो P है, और A1 A2 A3 एक्चुअली में वो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और P वो फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल, पेज, सब्जेक्ट, और यहाँ लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पर अपन किस तरीके से लिख रहे हैं, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो पहला क्या है, देयर एग्जिस्ट हर्ष एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू DBMS। यानी इसका मतलब क्या है कि आपको आर्टिकल, पेज और सब्जेक्ट क्या करना है,
वो आपको प्रिंट करना है, ठीक है, आपको वो रिटर्न करना है। और ये आप कैसे रिटर्न करोगे, जिसके अंदर आप उस पूरे पर्टिकुलर पेज के अंदर, उस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर सबसे पहले आप हर्ष को ढूंढेंगे, आपको हर्ष को ढूंढना है और उसके साथ, ठीक है, तो दिस क्वेरी विल रिटर्न, ये जो भी आपने आर्टिकल पेज सब्जेक्ट उसको वो रिटर्न करेगा फ्रॉम द रिलेशन हर्ष। हर्ष जो टेबल है उसके अंदर से ये चीज़ें रिटर्न करेगा, जहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, DBMS है। यानी आर्टिकल, आई पेज और सब्जेक्ट किस में से रिटर्न करेगा, हर्ष नाम के डेटाबेस में से रिटर्न करेगा। और ये उसी का ही डेटा रिटर्न करेगा जिसका सब्जेक्ट DBMS है, बिकॉज बीच में लगा हुआ है एंड, नॉट और होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, एंड होता है तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि हर्ष वाले टेबल में से, ठीक है, जो सब्जेक्ट का नाम DBMS है उसके आर्टिकल, आई पेज और सब्जेक्ट का डेटा आप उसको दे दो, उसको दे के रवाना करो वहाँ से। तो चीज़ें समझ गए। पहला वाला प्रेडिकेट लॉजिक को एकदम डिटेल में यूज़ कर रहा था, यहाँ पर आपका डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जा रहा है मेजरली, और यहाँ पर टपल कैलकुलस के उसको यूज़ किया जा रहा है, लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपका डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है और ये आपका टपल रिलेशनल कैलकुलस है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके हो, डिटेल में आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और गाइस अगर मैं वापस आऊँ तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, कि हमने प्रॉपर तरीके से रिलेशनल डेटा मॉडल को हमने देखा, रिलेशनल डेटा मॉडल का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करी, हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के साथ खेला, हमने अलग अलग तरह की चीज़ें देखी गाइस। जॉइंट्स के बारे में हमने देखा, हमने ये देखा कि दोनों के बीच में डोमेन रिलेटेड रिलेशनल कैलकुलस, जो रिलेशनल कैलकुलसिस है उसके टाइप्स के बारे में देखा, ठीक है। हमने दोनों तरीके के रिलेशनल कैलकुलस के बीच में मेजर डिफरेंस देखे, ये भी चीज़ अपन ने देख ली। हमने जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अलग अलग तरह के वो चीज़ स्टडी करी। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम चीज़ें अब कवर करी है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करने वाले होंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ हर्षवर्धन आपको अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ग्रेट एंड स्टे एनर्जेटिक एंड स्टे हेल्दी। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में बहुत एनर्जी के साथ वापस। तब तक आप मेरे को पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, करो अभी जाके करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो DBMS के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसको ये वीडियो शेयर करो। बून ऑफ DBMS उनके लिए स्वर्ग होने वाला है। टिल देन स्टे गुड, स्टे हेल्दी, बाय।